हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूँ। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड और आपका एनटीएससी ओलंपियाड के कंप्लीट वीडियोज़ जो हैं 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप लोगों को यहाँ पर 2 या 3 वीडियोस देख के पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए 100% फ्री मटेरियल लेके आते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उस चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम। ये हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। चाहे वो सेट हो 2-3 क्वेश्चंस का या सेट हो 4-5 क्वेश्चंस का, तो जो सेट्स आते हैं वो 4-5 क्वेश्चंस के हो जाते हैं। एक तरह से उसको हम पजल्स भी कभी कभी बोलने लगते हैं। तो अगर आपने उसको एक सिंगल सॉल्व कर दिया तो आप सीधे सीधे 4-5 क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं। इवन इससे जो है सिंगल क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाता है ईजी। एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये वेन डायग्राम, सर इतनी बातें कर रही है, ये वेन डायग्राम है क्या। तो वेन डायग्राम में होता क्या है कि वेन डायग्राम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ लोग दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। और फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टोटल कितने लोग हैं वहाँ पर, या कितने लोग दोनों लैंग्वेज बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। कोई ना कोई एक चीज़ मिस्ड होती है, हमें फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करना होता है। इस तरीके से जो है इस चैप्टर में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको स्टडी कर रहा हूं और मैथ्स और साइंस 2 सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हैं, मान लीजिए उस क्लास के टोटल बच्चों ने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया और साइंस का एग्ज़ाम भी दिया। अब उनमें से कुछ बच्चे मैथ्स में फेल हो गए, कुछ लोग पास हो गए। और ये 2 ही स्टेजेस हैं, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, तीसरा कोई स्टेज नहीं होगा। एब्सेंट वाली कोई कहानी नहीं है। हमने बोला क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। फिर हमने बोला कि जो अगला पेपर है साइंस का, वो भी इस क्लास के स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। अब साइंस में भी कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग फेल हुए। तो ओवरऑल केस अगर हम देखें तो क्या केस बन रहा है। पहला, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हों, मैथ्स और साइंस दोनों में। दूसरा कि कुछ लोग, मतलब ऐसे बच्चे हमें बताने हैं जो मैथ्स में पास हुए हों, साइंस में फेल हुए हों। तीसरा, ऐसे बच्चे जो साइंस में पास हुए हों और मैथ्स में फेल हुए हों। और चौथा, ऐसे बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हों। तो यहाँ पर 4 ही कैटेगरीज बनेंगी और इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज को हमको स्टडी करना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। जब हम इसको डायग्राम के फॉर्म में, वेन डायग्राम के फॉर्म में जब ड्रॉ करेंगे तो कौन सा एरिया कौन सी वाली फील्ड को बताएगा, कि या जो कौन से केस को बताएगा। जो मैंने अभी 4 केसेस बताए हैं, तो अलग अलग जब हम 4 एरियाज़ की बात करेंगे तो वो एरिया कौन सा है जिसमें दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट रखे हुए हैं, और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं, जो सिर्फ साइंस में पास हुए हैं, या जो दोनों में ही पास नहीं हुए हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। और हम लोग जो है ये इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखिए, वेन डायग्राम जब हम इन्वॉल्व करेंगे 2 वेरिएबल्स को, तो 2 वेरिएबल्स की जब कहानी आती है तो 2 वेरिएबल मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे 2 फील्ड्स की, या हम बात करेंगे 2 सब्जेक्ट्स की। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया मैथ्स और साइंस का, या मैंने एग्जाम्पल लिया था कि कुछ लोगों को हिंदी लैंग्वेज आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो जब 2 सब्जेक्ट्स या 2 फील्ड्स इन्वॉल्व होंगी, तब हम 2 वेरिएबल वाला जो लिखा हुआ है वेन डायग्राम इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल वाला, ये वाला केस हम देखेंगे। जब भी 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा जो डायग्राम होता है वो हमेशा ऐसा ही डायग्राम बनता है। और इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा एक डायग्राम यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका सेट है, ये सेट बताता है कि दिस इज माय कैपिटल ए वाला सेट। ये बताता है कि ये है आपका कैपिटल बी वाला सेट, ये लिखा हुआ है बी। ये जो कंप्लीट बॉक्स है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए है, सेट बी है। सेट ए और सेट बी को हमने जब बीच में ऐसे इंटरसेक्ट कराया है तो एक एरिया मेरा बन गया ये वाला,
दूसरा एरिया बन गया ये वाला, तीसरा एरिया बन गया ये वाला, और चौथा एरिया बन गया ये वाला। आप ध्यान से देखिए, जब आप कंप्यूटर में पेंट यूज़ किया करते थे और जब आप पेंट जो भी डायग्राम बनाते थे, जब आप उसमें पेंट फिल करते थे या कोई कलर फिल करते थे, तो जो भी आप कलर चूज़ करते थे एक बाल्टी सी बन जाती थी, आप लेके आते थे। अगर आप यहाँ पर उसको ड्रॉप करेंगे तो सिर्फ इतने में ही वो कलर पेंट होगा, क्योंकि ये एरिया क्लोज है। जब आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर जब आप ड्रॉप करेंगे तो इतने में ही वो पेंट जो है वो पेंट हो पाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो जब आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे कोई कलर तो यहीं पर पेंट हो पाएगा, और जब चौथा आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो सिर्फ यहाँ बाहर ही बाहर जो है वो पेंट यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि देयर आर 4 डिफरेंट एरियाज। यहाँ पर कितने एरियाज हैं? यहाँ पर 4 डिफरेंट एरिया है, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4 डिफरेंट एरियाज हैं। और 4 डिफरेंट एरियाज मैंने क्यों बनाए हैं? क्योंकि जब भी हम 2 वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट 4 केसेस बनते हैं, और इन 4 केसेस को अभी हम समझेंगे कि कौन सा एरिया किस केस को रिप्रेजेंट करता है, और हमें डायग्राम को अपने केसेस से रिलेट करना है ताकि जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन हो उन वैल्यूज को हम इन डायग्राम में डाल पाएं, और जब क्वेश्चन में कोई केस से रिलेटेड हमें वैल्यू पूछी जाए तो इस डायग्राम में से वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करके जो है वहां पर आंसर भी कर पाएं। तो केसेस, डायग्राम, ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती रहेंगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी 2 वेरिएबल्स की कहानी होगी तो डायग्राम आपका ऐसा ही बनेगा। आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये 2 सेट बन गए, ए और बी। यहाँ पर एक एरिया ए हो गया, ये एरिया बी हो गया, ये एरिया जी हो गया, और ये एरिया एन हो गया। और इस टोटल बॉक्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग बोल देते हैं म्यू। इसको क्या बोल देते हैं? म्यू। और जीटी लिखा हुआ है, मतलब हम बात कर रहे हैं ग्रैंड टोटल की, कि ग्रैंड टोटल, इसका टोटल जो है वो हो गया म्यू। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि मैंने बोला कि मैं आपकी क्लास जो है उस क्लास को स्टडी कर रहा हूँ। आपकी जो क्लास है वो मेरे लिए यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी क्लास के स्टूडेंट को स्टडी कर रहा हूँ। मैं जिनको स्टडी कर रहा हूँ उसके अलावा कोई भी मेरे इस एक्सपेरिमेंट में एंटर नहीं करेगा। जिनको मैं स्टडी कर रहा हूँ सिर्फ वही लोग वहाँ पर रहेंगे। दैट मीन्स आपकी क्लास जो है वो मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है। वहाँ पर बैठे हुए सारे स्टूडेंट मेरे लिए एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ही काउंटिंग मैं जो हूँ इस यूनिवर्सल सेट में लूँगा कि मैं कितने लोगों पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं जितने लोगों पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या जितने लोगों को मैं स्टडी कर रहा हूँ वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। कि इस बॉक्स के अंदर मान लीजिए मैंने बोला इस क्लास की स्ट्रेंथ 100 है, तो मैं 100 लोगों को स्टडी कर रहा हूँ। इन 100 स्टूडेंट्स में से ध्यान से देखिएगा कि इन 100 स्टूडेंट्स में से कुछ लोग जो हैं या मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, कुछ लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं और कुछ लोग जो हैं इंग्लिश बोलते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने बोला कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, और ये 2 फील्ड्स के बारे में बात हो रही है। तो मैंने डायग्राम ऐसा बनाया कि चारों केसेस जो हैं वो यहाँ पर कवर अप हो जाएं। तो ध्यान से देखिए कि ये जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर बैठे हुए सारे स्टूडेंट वो स्टूडेंट हैं जो हिंदी बोल सकते हैं या बोलते हैं। इस वाले सर्कल के अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या है, जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों एरिया में एक कॉमन एरिया हो गया जो कि है एरिया जी। तो हिंदी बोलने वाले लोग ए और जी दोनों हैं, मतलब हम बोलेंगे कि हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो ए और जी दोनों हैं। इंग्लिश बोलने वाले, ध्यान से देखिए, इंग्लिश बोलने वाले जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो बी और जी दोनों हैं। तो यहाँ पर कॉमन एक हमें यहाँ पर एरिया दिखा जो कि जी है। तो जी वो लोग हैं जो कि हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। दोनों लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो है जी। जो हिंदी बोलते हैं वो है ए प्लस जी, जो इंग्लिश बोलते हैं वो बी प्लस जी। और कोई अगर पूछे कि भाई दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग कौन है, तो वो है स्मॉल जी। अगर हमसे ये पूछा जाता कि भाई ऐसा बताओ कि जो सिर्फ हिंदी बोलते हो, हिंदी के अलावा कुछ नहीं बोलते हो, तो हिंदी बोलने वाले सिर्फ ये लोग हैं, क्योंकि ये ए पर्सन जो हैं या जो ए एरिया है वो बी के अंदर एंटर नहीं कर रहा है। बी अपना एरिया यहीं तक है, बी एरिया अपना यहीं तक है। मतलब ये जो इंग्लिश वाला है बी और जी, वो एरिया यहीं पर है। इंग्लिश वाला एरिया यहाँ है, इसका मतलब ए जो है वो सिर्फ कौन लोग हैं, जो हिंदी बोलते हैं।
जब मेरे से बोला जाए कि सिर्फ इंग्लिश कौन लोग बोलते हैं, तो इस एरिया को अगर मैं छोड़ दूं, मतलब हिंदी वाले को मैं हटा दूं, हिंदी वाले को जब मैं हटा दूंगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी वाले को जैसे ही हटाऊंगा मैं तो यहाँ पर सिर्फ बी बचेगा। तो बी एरिया वो लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। और अगर मैं एन की बात करूं तो ध्यान से देखिए, एन वो लोग हैं वो जो कि ना ही इंग्लिश के अंदर आते हैं ना ही हिंदी के अंदर आते हैं। इसका मतलब वो ना इंग्लिश बोलते हैं और ना ही वो हिंदी बोलते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल लेके आपको ये डायग्राम बताया है। चलिए थोड़ा और एडवांस हम आगे चलेंगे, फिर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है इन द डायग्राम, ए एंड बी रिप्रेजेंट टू डिफरेंट सेट्स। यहाँ पर ए और बी जो है ये दो डिफरेंट सेट्स हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, या यहाँ पर ये दो सेट्स हैं ए और बी। एंड द वेरियस रीजन्स कैन बी रिफर्ड टू एज गिवन बिलो। तो जो वेरियस रीजन्स हैं उनको हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है, और उसको हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखेंगे वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल ए। कैपिटल ए के बारे में क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल ए की जो वैल्यू है उसमें दो एरिया आ रहे हैं, स्मॉल ए और स्मॉल जी। उसमें दो एरिया आ रहे हैं, स्मॉल ए और स्मॉल जी। तो ध्यान से देखिए कैपिटल ए के अंदर कौन आ रहा है, स्मॉल ए भी आ रहा है और स्मॉल जी भी आ रहा है। कैपिटल बी की बात करें तो देखिए उसमें क्या आ रहा है, उसमें स्मॉल बी भी आ रहा है और स्मॉल जी भी आ रहा है। दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन जो है वो स्मॉल जी दिख रहा है, कैपिटल ए में भी और कैपिटल बी में भी। कैपिटल ए और कैपिटल बी आपके सेट्स हैं। स्मॉल ए बी और ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये वो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या उस एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स को या उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ओनली ए। ध्यान से देखिए ओनली ए का मतलब क्या होगा, सिर्फ ए वाली प्रॉपर्टी वाले लोगों के बारे में बात करूंगा, सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोगों के बारे में बात करूंगा। और जब सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोगों के बारे में बात करूंगा तो मेरा यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा कि ये जो ए लोग हैं ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ओनली बी मतलब ध्यान से देखिए, जब ओनली वर्ड यूज हो गया मतलब बी के अलावा हमें कोई भी प्रॉपर्टी वाले बंदे नहीं चाहिए। तो अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये तो पूरा सर्कल होता है जिसमें ए प्रॉपर्टी वाले लोग जो हैं वो ये भी हैं। तो मुझे तो ओनली बी वाले चाहिए, मतलब सिर्फ बी वाले चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल बी वाले हो जाएंगे। तो एरिया समझ में आना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, तो ये एरिया हो गया आपका क्या, ओनली ए। और जब मैं बात करूंगा इस एरिया की तो ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा ओनली बी। फिर दिया हुआ है एग्जैक्टली वन सेट। एग्जैक्टली वन सेट मतलब ऐसे लोग या ऐसी प्रॉपर्टी वाले लोग जिनमें सिर्फ एक ही क्वालिटी हो। ये दो क्वालिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ए और बी के बारे में। या हम बोले कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं, सिंगल लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं, जो कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था। तो सिंगल लैंग्वेज बोलने वाले लोग कौन होंगे, जो सिर्फ हिंदी बोलते हो, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हो, या जिसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी हो, जिसमें सिर्फ बी की क्वालिटी हो। तो सिर्फ एक ही क्वालिटी वाले स्मॉल ए हो गए, सिर्फ बी की क्वालिटी वाले स्मॉल बी हो गए। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी जो है वो कौन हो गए, एग्जैक्टली वन सेट। यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है एग्जैक्टली वन सेट या एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वन लैंग्वेज मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी की बात हो रही है। तो आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी का सम करके या एडिशन करके आंसर देना पड़ेगा। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें समझनी है, ये सारी लाइंस को समझना है, ताकि जब हमसे केसेस पूछे जाएं या इस तरीके से मुझे कंडीशन देके पूछा जाए कि बताइए ये कितने लोग हैं, तो मैं डायग्राम को देख के या डायग्राम में लिखे हुए नंबर्स को देख के आंसर कर पाऊँ कि एग्जैक्टली वो जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। जब हम बोलते हैं ए एंड बी, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं दोनों प्रॉपर्टीज की। अगर मैं और वर्ड यूज करता तो वह दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात नहीं करते कि एक ही पर्सन में दोनों प्रॉपर्टी हो, ऐसा नहीं है। वहां पर सिर्फ ए प्रॉपर्टी वाला भी चल जाएगा, सिर्फ बी वाला भी चल जाएगा, और साथ में दोनों भी चल जाता है। वो हम अभी आगे देखेंगे कि और का मतलब क्या होता है रीजनिंग में। इंग्लिश में तो आप क्या सोचोगे कि इंग्लिश में अगर मैं बोलता हूं कि
मैंने सिंपली अगर ऐसा बोल दिया कि बताइए कि आपको एप्पल चाहिए या ऑरेंज चाहिए, यू वांट एप्पल और ऑरेंज, तो आप बोलोगे भाई दो ही चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो हम एप्पल देंगे उसको या तो हम सिर्फ ऑरेंज देंगे। लेकिन वहाँ तीसरी कंडीशन भी बनती है कि हम एप्पल ऑरेंज दोनों भी दे सकते हैं। वो कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ी देर बाद, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो ए एंड बी मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोग जिनमें दोनों प्रॉपर्टी हों, तो ऐसे लोग जिनमें दोनों प्रॉपर्टी हों, तो वो ये जो इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है, ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया जो है, यही रिप्रेजेंट करता है दोनों प्रॉपर्टीज को, कि इसमें ए वाला एरिया भी है, बी वाला एरिया भी है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टी वाले लोग यहाँ पर लाई करते हैं, तो ये कहलाएगा ए एंड बी। ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल जी हो जाएगा। अगर यहां पर हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं और अगर किसी ने ओनली ए एंड बी बोल दिया, तब भी हमारा आंसर जी ही होगा, क्योंकि ओनली ए एंड बी का मतलब ये होगा कि सिर्फ ऐसे लोग बताओ जिनमें ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी हो, ए एंड बी दोनों की प्रॉपर्टी हो। यहां पर कोई सी या डी अवेलेबल नहीं है। अगर सी और डी का इसमें कोई एरिया होता तो मैं उसमें से वो माइनस कर देता, लेकिन जब सिर्फ ए और बी का ही कॉमन एरिया है, तो ओनली वर्ड भी अगर यूज हो जाएगा तो इसका मतलब भी यही होगा। ओनली ए एंड बी बोलूं या ए एंड बी बोलूं, बात एक ही है इन दिस केस, जब हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे। लेकिन आगे जब हम तीन वेरिएबल्स पर जाएंगे, थ्री वेरिएबल्स पर जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ए एंड बी का मतलब क्या है, और ए एंड बी में हम यहां पर जब ओनली ए एंड बी यूज करेंगे तो वहां पर कैसे हम डिफरेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आपका स्मॉल जी हो गया, ओनली ए एंड बी भी स्मॉल जी हो गया, क्योंकि कोई भी यहां पर सी जो है या कैपिटल सी या कैपिटल डी जो है वो यहां पर नहीं है, तीसरा या चौथा सेट नहीं है। तो ए एंड बी हो या ओनली ए एंड बी हो, बात हम यहां पर इंटरसेक्शन वाले पॉइंट की ही कर रहे हैं। फिर दिया हुआ है एग्जैक्टली टू सेट। एग्जैक्टली टू सेट का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली टू सेट का मतलब ये होगा कि ऐसे लोग जिनमें दोनों सेट्स की प्रॉपर्टी हो, ऐसे लोग जिनमें दोनों सेट्स की प्रॉपर्टी हो, मतलब उसमें ए की भी प्रॉपर्टी हो और बी की भी प्रॉपर्टी हो। अगर दोनों की प्रॉपर्टी हो तो बात वही है जो हमने ए एंड बी की बात की थी, हम वही बात कर रहे हैं कि दोनों सेट्स की प्रॉपर्टी जो होगी वो स्मॉल जी ही होगी, क्योंकि स्मॉल जी वाला एरिया ही बताता है जिसमें ए वाला पर्सन भी आता है और बी वाला पर्सन भी आता है। नेक्स्ट आंसर देखिए दिया हुआ है एटलीस्ट वन सेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ये लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि ऐसे लोग बताइए जिनमें कम से कम एक सेट वाली प्रॉपर्टी हो, या ऐसे लोग बताइए जिनको कम से कम एक लैंग्वेज बोलनी आती हो। तो जब हम एटलीस्ट वन सेट बात कर रहे हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सेट, कम से कम एक सेट वाले भी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दो ही हैं हमारे पास तो हम दो तक जा सकते हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें ध्यान से देखिए, n जो है वो ये बताता है, n जो है वो ये बताता है कि एक भी सेट की प्रॉपर्टी नहीं। फिर एग्जैक्टली वन सेट वाले लोग कौन होंगे, जिनमें ओनली ए और ओनली बी हो जाएगा, या तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग या सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग। और टू सेट वाले लोग वो होंगे जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी हो। अब यहाँ पर थ्री सेट्स है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई तीसरा वाला ऐसा, यहाँ पर कोई अगला केस बनेगा नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर ये तीन ही केस बनते हैं। अब जब हमने बोला कि हमें एटलीस्ट वन सेट वाले लोग चाहिए, कम से कम एक सेट वाले, तो कम से कम एक सेट वाले चाहिए, तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो एटलीस्ट जब हम बात करेंगे, एटलीस्ट वन सेट की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब हमें एक सेट वाले लोग भी चाहिए और टू सेट वाले लोग भी चाहिए। तो एग्जैक्टली वन वाले भी लोग चाहिए और एग्जैक्टली टू वाले भी लोग चाहिए। एग्जैक्टली वन वाले मतलब ओनली ए और ओनली बी, ये रहा ओनली ए, ये रहा ओनली बी। और एग्जैक्टली टू वाले जो हैं, एग्जैक्टली टू वाला कौन था, जी था, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस जी, जिसको हमने टी से डिनोट कर दिया। टी मतलब हम बोल देते हैं टोटल, कि ये जो ए प्लस बी प्लस जी जो है वो टोटल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतने लोग हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ए लैंग्वेज बोलने वाले लोग इतने हैं, बी लैंग्वेज बोलने वाले लोग इतने हैं, लेकिन बीच में कॉमन लोग हैं, मतलब ये जो जी लोग हैं वो ए लैंग्वेज भी बोलते हैं, बी लैंग्वेज भी बोलते हैं, लेकिन पर्सन तो वहाँ सिंगल है ना,
पर्सन सिंगल है, लैंग्वेज दो बोलता है। तो जब हम पर्सन की काउंटिंग करेंगे कि यहां पर इस एरिया में कितने पर्सन लाई करते हैं, तो यहां पर ए पर्सन लाई करते हैं, या बी पर्सन लाई करते हैं, या जी पर्सन लाई करते हैं, तो टोटल यहां पर पर्सन कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस जी। ये ए प्लस बी प्लस जी वो लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो लैंग्वेज भी बोलते हैं। मतलब लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हो गए, ए प्लस बी प्लस जी हो गए। और ये जो एन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है नन, मतलब ये वो लोग हैं जो एक भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैं ए बी जी और एन को टोटल कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ग्रैंड टोटल के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब हम ग्रैंड टोटल की बात करेंगे तो इसमें a प्लस बी प्लस जी हो जाएगा, जो कि आपका एटलीस्ट 1 वाला था, जो आपके डायग्राम में लाई करता था पर्सन। और n जो था वो कौन था, वो नन वाला था, जो कि नीचे दिया हुआ था। यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल g, स्मॉल a और स्मॉल b जो था 1 लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। जी जो है वो 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और नन जो है वो 0 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीनों केसेस ले लिए हैं हमने, 0 लैंग्वेज बोलने वाले भी, 1 लैंग्वेज बोलने वाले भी, और 2 लैंग्वेज बोलने वाले भी, जो कि हो गया a प्लस बी प्लस जी प्लस एन, जो कि किसके बराबर है, जो कि म्यू के बराबर है। a प्लस बी प्लस जी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर t बोली थी, तो ये हो गया t, और t के साथ में यहाँ पर n भी दिया हुआ है, n को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर जो भी पर्सन लाई करेंगे, ये हो गया आपका t, ये हो गया आपका t, और इस t में जब मैं इस n को ऐड कर दूंगा, इस n को जब मैं ऐड कर दूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये म्यू के बराबर हो जाएगा, दैट इज ग्रैंड टोटल के बराबर हो जाएगा। कि यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स हैं या इतने लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो कि है t प्लस एन, या मैं बोलूँगा a प्लस बी प्लस जी प्लस एन। तो ये तो मैंने बोला कि यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस यूज़ किए जाएंगे जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बट अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इसको कैसे और अच्छे से हम समझें। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको थोड़ा बहुत जो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मैथ्स करके लिख दिया, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, और उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके समझाता हूँ। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर जो है एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और आपको जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब 2 वेरिएबल्स की हम बात करते हैं तो किस तरीके से जो है यहाँ पर केसेस बनते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए जो है मैं बोल देता हूँ कि ये जो सेट ए है, ये वो लोग हैं जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। सेट बी जो है, ये वो लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। ये मैंने ग्रैंड टोटल म्यू जो है वो ऊपर लिख दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टडी कर रहा हूँ, आपकी क्लास को स्टडी कर रहा हूँ। सो आपकी जो क्लास है वो हो गया आपका म्यू। यहाँ पर ये स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल जी हो गया, और ये स्मॉल एन हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सिंगल वेरिएबल की, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी की, तो किस तरीके से फॉर्मूलेज जो है वो यहाँ पर रिलेट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये स्मॉल ए जो है ये क्या होता है, स्मॉल बी जो है ये क्या होता है, स्मॉल जी जो है ये क्या होता है, स्मॉल एन जो है ये क्या होता है। जब मैं सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर वाले की, इन एरिया को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो स्मॉल ए वो लोग हैं जो कि सिर्फ जो कि सिर्फ हिंदी बोलते हैं, हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। मतलब उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, उनको क्या आती है, ओनली हिंदी। हम क्या बोलेंगे, ये वो लोग हैं जिन्हें क्या आती है, ओनली हिंदी। ओनली हिंदी आती है, इसका मतलब ये होगा कि इनको हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। इनको हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है, तभी हमने क्या बोला, ओनली हिंदी। स्मॉल बी की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश मतलब इनको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है। इनको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है। ये वो लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है लेकिन हिंदी नहीं आती है। ओनली इंग्लिश का मतलब ये होता है। स्मॉल जी की अगर हम बात करें तो स्मॉल जी वो लोग हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, हिंदी
एंड इंग्लिश, या मैं बोलूँगा बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसा भी टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हिंदी इनको आती है और इंग्लिश भी इनको आती है। नेक्स्ट है एन, एन क्या हो जाएगा, नन ऑफ ए एंड बी, या हम बोलेंगे नाइदर ए नॉर बी। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, मतलब नाइदर इंग्लिश और नाइदर हिंदी, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब ना ही हिंदी आती है और ना ही इनको इंग्लिश आती है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन जो बन रहा है हिंदी और इंग्लिश का, जब हम दो सेट्स की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश। एक बार हिंदी पे टिक है, एक बार इंग्लिश पे टिक है, इस पे क्रॉस लगा दिया, फिर हमने दोनों पे टिक लगाया हुआ है और दोनों पे क्रॉस लगाया हुआ है। इसके अलावा कोई भी केस यहाँ पर नहीं बनेगा। जब भी दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं आपके चार ही केसेस बनते हैं, जिसमें हमने ये क्या देखा कि ये आपका स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल जी हो गया और ये स्मॉल एन हो गया। ये 4 एरियाज जो हैं, ये 4 डिफरेंट एरियाज हैं यहाँ पर ए, बी, एन और जी, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग नंबर्स को, जो कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल जी, स्मॉल एन है। जब मैंने स्मॉल ए, जी, बी को टोटल किया था तो स्मॉल ए, स्मॉल जी प्लस स्मॉल बी जो है वो टी के बराबर था। अगर आप इस टी को याद नहीं भी रखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन टी वो नंबर है जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते हैं। तो अगर मैं इस टी के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस जी प्लस एन। हम तो बस इतना याद रखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो किसके बराबर है, वो इन चारों एरियाज में जो स्टूडेंट लाई कर रहे हैं वो उसके बराबर हैं। ये ए वो स्टूडेंट हैं जिन्हें सिर्फ हिंदी आती है, बी वो स्टूडेंट है जिन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है, जी वो स्टूडेंट है जिन्हें दोनों लैंग्वेज आती है, एन वो स्टूडेंट हैं जिन्हें दोनों लैंग्वेज नहीं आती है। अब यहाँ पर चलते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात करेंगे। तो जब हमने बोला कैपिटल ए तो कैपिटल ए का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये स्मॉल ए प्लस स्मॉल जी के बराबर हो जाएगा। स्मॉल ए प्लस जी के बराबर अगर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ये वो लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। तो देखिए ओनली हिंदी और हिंदी बोलने वाले में दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। ओनली हिंदी मतलब स्मॉल है, हिंदी बोलने वाले ए प्लस जी, मतलब यहाँ से मैंने इंग्लिश वाले को हटा दिया लेकिन यहाँ से मैंने इंग्लिश वालों को नहीं हटाया। पूरे बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं तो वो हो जाएगा ए प्लस जी। जब हमने कैपिटल बी की बात करी तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बी प्लस स्मॉल जी। ये वो लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो ओनली इंग्लिश और इंग्लिश बोलने वाले लोगों में अंतर क्या आ जाएगा, इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिन्हें दूसरी लैंग्वेज भी आती है। लेकिन जब मैं स्मॉल बी की बात करूंगा तो स्मॉल बी वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, इंग्लिश के अलावा कुछ भी और बोलना नहीं आता है। अब हमने जो टी की कहानी हम लोग देख रहे थे, ध्यान से देखिए, वो टी की कहानी जो है वो क्या है उसको थोड़ा सा और समझेंगे। बट उससे पहले मैं ज़रा ये बता देता हूँ कि जो हमने यहाँ पे स्मॉल जी लिखा था वो क्या था, यहाँ पर ये था आपका कैपिटल ए एंड बी। ए एंड बी मतलब कि दोनों की प्रॉपर्टी किसके पास है, जो कि है स्मॉल जी, जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी एंड इंग्लिश, और वो क्या था, स्मॉल जी। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एंड बी से। लेकिन जब मैं बोलूँगा ए और बी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ए और कैपिटल बी का मतलब है ऐसे लोग बताइए जिन्हें हिंदी या इंग्लिश बोलनी आती हो, या मैं बोलूँगा जिन्हें हिंदी और इंग्लिश बोलना आती हो। तो जब और वर्ड हम यूज़ करते हैं तो ध्यान से देखिए, जब हम और वर्ड यूज़ करेंगे तो हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनमें या तो हिंदी या तो इंग्लिश हो। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है, क्या हमें यहाँ पर जी को लेना है या नहीं लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगेन जब हम और की बात करते हैं तो मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि जब भी हम रीजनिंग में और की बात करते हैं तो हम सिर्फ
हिंदी या सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और केस होता है जिसमें हम दोनों लैंग्वेज को एक साथ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपके घर पे आया और आपने बोला सर यू वांट टी और कॉफ़ी। आपने बोला सिंपली सर यू वांट टी और कॉफ़ी। सो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन, मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे लिए टी ले आइए, कॉफ़ी मुझे नहीं चाहिए। मतलब मेरे लिए मुझे हिंदी चाहिए लेकिन इंग्लिश नहीं चाहिए। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं बोलूँगा मेरे लिए कॉफ़ी ले आइए, मेरे लिए टी मत लाइए। दैट मीन्स मेरे लिए इंग्लिश ले आइए, मुझे हिंदी नहीं चाहिए। थर्ड केस, मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं बोलूँगा आप दोनों लेके आ जाइए, टी और कॉफ़ी दोनों लेके आ जाइए, क्योंकि दोनों आपके पास अवेलेबल है। और वर्ड यहां पर यह नहीं बताता है दोनों में से कोई एक ही चूज करना है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन यहां पर बिल्कुल नहीं है। जब रीजनिंग में हम और की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए, और मतलब होता है एटलीस्ट वन। और मतलब यहां पर क्या होता है, कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो भी चलेंगे। कम से कम एक चाहिए चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो भी चलेंगे। और जब आपने बोला, मैं आपके जब घर आया कि टी या कॉफ़ी चाहिए सर, तो आपके पास टी भी अवेलेबल है, कॉफ़ी भी अवेलेबल है। तो मैं अगर आपसे टी और कॉफ़ी दोनों मांग लूँगा तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर बोलोगे सर आप तो चौथा केस भी तो बना सकते हैं, आप मना कर दोगे कि सर मुझे जो है टी और कॉफ़ी दोनों ही नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम ये बोल देंगे टी एंड कॉफ़ी दोनों नहीं चाहिए, तो ये जो है ए और बी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगी। मुझे अगर इसको ट्रू रखना है, अगर इसको मुझे ट्रू रखना है तो मुझे कम से कम एटलीस्ट वन को सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। और एटलीस्ट वन को जब सेलेक्ट करना है, कम से कम एक वाले लोग कौन कौन है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है स्मॉल जी जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग। तो ए और बी का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस जी। इसको एक और तरीके से समझते हैं, जब हम सेट थ्योरी समझते हैं। अगर आपको सेट थ्योरी आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है सेट थ्योरी मुझे नहीं आती है तो इसके आगे अगर आप नहीं भी समझोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सेट थ्योरी में इसको लिखते हैं हम लोग ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ही होता है ए और बी, ये दोनों इक्विवेलेंट चीज़ है। इसका मतलब ये होता है जब हम इसको कैपिटल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। अब कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी जब मैंने किया, ध्यान से देखिए, तो ए प्लस बी तो आया, जी दो बार आ गया। जी दो बार आ गया तो मुझे तो चाहिए एक ही बार ए और बी में, तो मुझे एक बार जी माइनस करना पड़ेगा। एक बार जी माइनस करना है तो जी कहाँ है, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू है ए एंड बी। और ये जो ए एंड बी होता है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। ए इंटरसेक्शन बी से हम इसको रीड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए और बी। और इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको ये समझ में आए तो ठीक, नहीं तो एट द एंड आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद मिलना तो ए प्लस बी प्लस जी ही है। बट कभी कभी किसी क्वेश्चन में जो है इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए अगर आपको ये यूनियन वाला फॉर्मूला पता होगा तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। सो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर शेडिंग करके बता देता हूँ। ये जो एरिया है पूरा, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी, या मैं बोलूँगा ए और बी, या हमने बोला था कैपिटल टी थोड़ी देर पहले जो समझा था। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच वाला एरिया है, ये बीच वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, या हम इसको बोलते हैं ए एंड बी। और हम इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और इसको जो है ए प्लस बी प्लस जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये टू सेट की थ्योरी में हमें इतना ही दिमाग में बैठाना है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। स्मॉल ए का मतलब होता है ओनली हिंदी बोलने वाले लोग, स्मॉल बी का मतलब हो गया ओनली इंग्लिश बोलने वाले लोग, स्मॉल जी का मतलब हो गया हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग,
और एन का मतलब हो गया नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब दोनों लैंग्वेज नहीं बोलने वाले लोग, स्मॉल एन हो गया। कैपिटल ए होता है स्मॉल ए प्लस जी, ये एरिया जो है ए का। कैपिटल बी इंग्लिश बोलने वाले लोग तो स्मॉल बी प्लस जी। कैपिटल ए और बी जो है इसका मतलब ये हो जाता है ये जो पूरा एरिया है जो कैपिटल टी वाला एरिया था, मतलब कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग, तो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल जी का सम जो है वो कहलाता है ए और बी, और इसको हम ए यूनियन बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब ही होता है एटलीस्ट वन, या ए और बी का मतलब ही होता है एटलीस्ट वन। ए यूनियन बी को अगर हम कैपिटल ए और बी के टर्म्स में अगर हम बताएं यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो इसका फॉर्मूला बनता है कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। बट कैपिटल ए जो है ए प्लस जी है, कैपिटल बी जो है वो बी प्लस जी है। एक जी एक्स्ट्रा आ गया, हमें तो यहाँ सिंगल जी चाहिए, इसलिए हमने एक जी जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जी जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए एंड बी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं, जो कि कहलाता है स्मॉल जी। और यहाँ पर दिस इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला बन गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट। चलिए तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला यहाँ पर जो पार्ट है। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट बनेगा वो है यहाँ पर जो है हमने दोनों सेट्स के बारे में बात कर ली है। अब हम चलते हैं वेन डायग्राम विथ 3 वेरिएबल्स। वेन डायग्राम विथ 3 वेरिएबल्स को देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब हम 3 वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे तो 3 वेरिएबल्स का मतलब क्या है। 3 वेरिएबल्स का मतलब ये है कि मैं 3 फील्ड्स के बारे में या मैं 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर बात करूँगा, या 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगा। और जब हम 3 फील्ड्स के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है ताकि हम सारी चीज़ें कवर अप कर लें, सारे एरियाज जो हैं या सारे केसेस जो हैं वो कवर अप कर लें। मान लीजिए अगर ये ए बी सी जो है ये 3 केसेस बनते हैं। अगर ए में टिक लगाया मैंने, बी और सी में क्रॉस लगाया, मतलब ऐसे लोग जिसमें ए की प्रॉपर्टी हो, बी और सी की प्रॉपर्टी ना हो। फिर सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है जिसमें ए की प्रॉपर्टी ना हो, बी की प्रॉपर्टी हो और सी की ना हो। तीसरा केस क्या बनता है, जिसमें सी की प्रॉपर्टी हो, बी की ना हो और ए की भी ना हो। तो सिंगल सिंगल वाली तो देखिए तीनों केसेस हमने कवर अप कर लिए। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, अब हम डबल वाली देखेंगे जिसमें ए और बी की प्रॉपर्टी होगी लेकिन सी की नहीं होगी। फिर हमने क्या देखा, नेक्स्ट केस ऐसा हो जाएगा जिसमें कि बी और सी की प्रॉपर्टी होगी, ए की प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगी। और तीसरा ये होगा जिसमें ए और सी की प्रॉपर्टी होगी और बी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब मैंने 2-2 टिक लिए हैं और 2-2 टिक के भी यहाँ पर 3 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और फिर हम तीनों टिक लेंगे तो तीनों प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। और चौथा केस जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा कि हम तीनों ही टिक नहीं लेंगे। सो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। टोटल आपके पास 8 डिफरेंट एरियाज बन रहे हैं और 8 एरिया का अपना देखिए एक मीनिंग है। और वो मीनिंग क्या है वो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि एग्जैक्टली वेन डायग्राम में ये म्यू क्या होता है, एन क्या होता है। एन वो होता है जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, और तीनों प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी तो वो जो एन है वो ये जो लास्ट वाला है ए बी सी जिसमें तीनों पर क्रॉस लगा हुआ है, ये वो वाला केस है। अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बोलता हूं कि ए पर टिक, बी पर क्रॉस, सी पर क्रॉस, मतलब ऐसा जिसमें सिर्फ ए की प्रॉपर्टी हो, बी की और सी की प्रॉपर्टी ना हो, तो ए वाला जिसमें बी की प्रॉपर्टी हटानी है और सी की प्रॉपर्टी भी हटानी है, तो बचा क्या, सिर्फ स्मॉल ए वाला एरिया। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान से देखिए कि बी वाला जिसमें ए ना हो और सी ना हो, तो बी वाला गोला जिसमें कि ए वाला गोला हटा दो, सी वाला गोला हटा दो, बचेगा क्या, सिर्फ स्मॉल बी बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, स्मॉल सी बचेगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, जिसमें ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी हो लेकिन सी की प्रॉपर्टी ना हो, तो देखिए ये ए की प्रॉपर्टी, ये बी की प्रॉपर्टी, दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी डी और जी थी। लेकिन जब मैंने सी को उसमें से हटा दिया, तो जब सी को उसमें से हटा दिया तो यहाँ पर सिर्फ डी ही ऐसे बचे जिसमें ए और बी की प्रॉपर्टी है और सी की नहीं है। वैसे अगर हम देखते कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होती, तो वो होती डी प्लस जी, कि ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी किन लोगों के पास है, तो वो डी प्लस जी के पास है।
लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मुझे सी हटाना है तो क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा। सेम चीज अगर मुझे ए और सी की चाहिए, ए और सी की चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा। ए और सी नहीं, यहां पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका बी और सी। बी और सी क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल ई हो जाएगा। और ए और सी आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा। फिर हमने देखा ए बी सी तीनों की प्रॉपर्टी, तो तीनों की प्रॉपर्टी जो है कॉमन कहां पर है, स्मॉल जी पर है। तो आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे जो 8 एरियाज हैं, मैंने उसको यहाँ पर कैपिटल ए बी सी के टर्म्स में यहाँ पर लिख दिया है कि कैसे टिक और क्रॉस लग रहा है और किस एरिया का क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली बोल देता हूँ कि हिंदी बोलने वाले लोग क्या होंगे, इंग्लिश बोलने वाले लोग क्या होंगे, तो यहाँ से समझ में आएगा कि ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, ओनली मैं बोल देता हूँ फ्रेंच, तो ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, ओनली फ्रेंच वाले लोग क्या होंगे, और फिर दो लैंग्वेज वाला कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन। तो ये तो मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किस किस तरीके के केसेस देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्राम में कैसे समझेंगे कौन से वेरिएबल का मतलब या कौन से वेरिएबल के कॉम्बिनेशन का मतलब वो स्टेटमेंट होता है। तो here ABC are 3 different sets and the various region can be referred to as given below। तो various regions क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिए जो कैपिटल A है, कैपिटल A की वैल्यू क्या है, कैपिटल A में आपके पास 4 डिफरेंट एरियाज हैं। कैपिटल A को अगर आप ध्यान से देखें, कैपिटल A जो है वो आपका ये रहा, और इस कैपिटल A में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 4 डिफरेंट एरियाज हैं, A, D, G और F। A, D, G और F है, ध्यान से देखिए A, D, G और F है, ये कैपिटल A का वैल्यू हो गया। और जब मैं बोलूंगा ओनली A, तो ओनली A का मतलब क्या होगा, ऐसे पर्सन जिनके पास सिर्फ A की प्रॉपर्टी हो, B की, C की, और B और C दो ही तो है, मुझे लगा D भी है, B और C की प्रॉपर्टी ना हो तो वो बचा क्या, सिर्फ स्मॉल a बचा, वो सिर्फ क्या बचा, स्मॉल a बचा, जो कि आपका ये रहा। तो एक तरह से A पर टिक, B पर क्रॉस, C पर क्रॉस, इसका मतलब क्या है, ये है आपका ओनली A। फिर हमने क्या देखा, कैपिटल B का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल B वाला जो सेट है वो आपका ये वाला सेट हो जाएगा, जिसमें आपका B भी आ गया, D भी आ गया, G भी आ गया और E भी आ गया। सो B आ गया, D आ गया, G आ गया और E भी आ गया। और जब हमने ओनली बी की बात करी तो ओनली बी क्या है, ओनली बी जो है वो ये है जिसमें ए ना हो और सी ना हो। ए वाला एरिया हटा दिया और सी वाला एरिया भी हटा दिया, बचा क्या, स्मॉल बी बचा। सो ओनली बी में सिर्फ क्या बचेगा, स्मॉल बी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और जब हमने देखा कैपिटल सी, तो कैपिटल सी का मतलब क्या हो गया, स्मॉल सी, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल ई। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये रहा आपका कैपिटल सी, और कैपिटल सी में क्या है, स्मॉल सी है, एफ है, जी है और ई है, सी एफ जी और ई है। और इसमें अगर मैं बोलता हूँ ओनली सी, ओनली कैपिटल सी का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज स्मॉल सी, जिसमें कि ए को हम हटा देंगे और साथ में हम बी को भी यहाँ से हटा देंगे। तो यहां से हमें ये पता लगा कि भाई कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल बी की क्या है, कैपिटल सी की क्या है। मतलब अगर मेरे से बोला जाए कि हिंदी बोलने वाले लोग क्या हैं, तो मुझे इन 4 एरियाज़ को ऐड करना पड़ेगा। इंग्लिश बोलने वाले लोग क्या कितने हैं, तो मुझे इन 4 एरियाज़ को ऐड करना पड़ेगा। और मान लीजिए मैं संस्कृत बोल देता हूँ कि संस्कृत बोलने वाले लोग कितने हैं, तो भी मुझे इन 4 एरियाज़ को जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ओनली हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, तो स्मॉल ए हो जाएगा। ओनली इंग्लिश बोलने वाले लोग, स्मॉल बी हो जाएगा। ओनली संस्कृत बोलने वाले लोग, तो ये स्मॉल सी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका ये बेसिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं जब हमारे 3 वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पर और वहाँ पर और इसकी डिटेल को हम अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 1 सेट के बारे में बात करें कि एग्जैक्टली 1 प्रॉपर्टी वाले लोग कितने होंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या 0 सेट वाले भी लोग हो सकते हैं, जो कि आपका n हो गया। एग्जैक्टली 1 सेट वाले भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली 2 सेट वाले भी प्रॉपर्टी वाले लोग हो सकते हैं, और एग्जैक्टली 3 सेट वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 3 सेट्स हैं, तो यहाँ पर ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 0 वाले, 1 वाले, 2 वाले और 3 वाले। जब हम एग्जैक्टली 1 सेट की बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक सेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो एक सेट की प्रॉपर्टी देखिए, ये ओनली ए वाले,
ओनली बी वाले और ओनली सी वाले। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ हिंदी आती है, ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है, और ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ संस्कृत बोलना आती है। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ हिंदी, सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ संस्कृत। ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का एग्जाम्पल मैं अपने मन से ले रहा हूँ। आप बस इतना याद रखिए कि कैपिटल ए हिंदी है, कैपिटल बी इंग्लिश है और कैपिटल सी आपका संस्कृत बोलने वाले लोग हैं। सो एग्जैक्टली वन सेट वाला हो गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। पेन टपक गया, कोई बात नहीं। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन सेट। अब बात करेंगे ए एंड बी की। तो ए एंड बी मतलब क्या था, ध्यान से सुन के, हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था कि ए एंड बी का मतलब होता था ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया, दोनों का जो कॉमन एरिया होता था। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो दोनों का कॉमन एरिया क्या है, दोनों का कॉमन एरिया ए और बी का ये वाला रहा, मतलब इसमें डी भी है और इसमें जी भी है, तो इसमें डी और जी दोनों आ जाएंगे। जब बी एंड सी के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, बी और सी का कॉमन एरिया या इंटरसेक्शन वाला एरिया क्या है, ई और जी है, ये रहा ई और जी। और सी और ए में ध्यान से देखिए कौन है, एफ और जी है, एफ और जी है। तो यहाँ पर जब हमने सिंपली ए एंड बी या बी एंड सी या सी एंड ए के बारे में बात की, तो यहाँ पर हमने उसका जो पूरा इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो यहाँ पर लिया है, यहाँ पर उसका जो पूरा इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो हमने यहाँ पर लिया है। बट ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा डिफरेंस है ए एंड बी में एंड ओनली ए एंड बी में। ए एंड बी ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ए एंड बी की जब हमने बात की तो ये ए एंड बी दोनों, ए एंड बी में ये दोनों चीजें आती हैं। लेकिन जब मैंने बोला ओनली ए एंड बी मतलब हमें सी नहीं चाहिए, ओनली ए एंड बी मतलब मुझे सी नहीं चाहिए, तो सी के अंदर जितने भी वेरिएबल है वो मुझे हटाना है, तो उसके कारण ये जी हट गया, तो बचा क्या, स्मॉल डी बचा। ध्यान से देखिए, स्मॉल डी बचा, बीच वाला जो है वो यहां से गायब हो गया। तो ओनली ए एंड बी में आपका सिर्फ क्या बचेगा, डी बचेगा। ओनली ए एंड बी में आपका क्या बचेगा, डी बचेगा, और जी जो है वो हट जाएगा, क्योंकि जी में क्या है, जी में साथ में कैपिटल सी भी था। ए एंड बी बट नॉट सी, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो भी हमें आंसर स्मॉल डी ही देना है। कि बोल दिया जाए कि ऐसे लोग बताइए जो कि जिनमें प्रॉपर्टी हो ए एंड बी की बट नॉट सी, सी की प्रॉपर्टी ना हो, तो वो स्मॉल डी हो जाएगा। ओनली आपका बी एंड सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी एंड सी में देखा जाए तो जी अगेन हटा देंगे, स्मॉल ई बचेगा। सेम चीज बी एंड सी बट नॉट ए, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए लेकिन ए वाला एरिया नहीं चाहिए। यहां पर ध्यान से देखिए कि सी और ए का इंटरसेक्शन वाला एरिया चाहिए बट बी नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा, और इसको बोलेंगे ओनली सी एंड ए। तो यहां पर हम लोगों ने क्या समझा, यहां पर हमने ये समझा कि जो इंटरसेक्शन वाला एरिया था, इन इंटरसेक्शन वाला एरिया को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, इनको बोल देते हैं ए एंड बी या बी एंड सी या सी एंड ए। और जब मैं इनमें ओनली वर्ड लगा देता हूं तो ओनली वर्ड लगाने से क्या होता है कि जो तीसरा वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हट जाता है, तीसरा वाला वहां से रिमूव हो जाता है। तो वो जो तीसरा वाले का इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो क्या है, स्मॉल जी है। इसका मतलब ओनली में आपका क्या चीज़ रिमूव हो जाती है, आपका जी जो है वो रिमूव हो जाता है। फिर आपके पास सिंगल अल्फ़ाबेट बचता है जो कि डी, ई और एफ है, जो कि थोड़ी देर पहले जब मैंने केसेस बनाए थे, लिस्टिंग की थी, तो मैंने क्या देखा था कि स्मॉल डी का मतलब क्या था। ये स्मॉल डी अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल डी क्या था, स्मॉल डी था आपका कि इसमें ए की प्रॉपर्टी है, बी की प्रॉपर्टी है, लेकिन सी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए यही तो लिखा हुआ है, ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी। ई के बारे में अगर हम बात करें तो ई के बारे में क्या है कि इसमें बी की प्रॉपर्टी है, सी की प्रॉपर्टी है, लेकिन ए की प्रॉपर्टी नहीं है। एफ के बारे में अगर हम देखें तो इसमें ए की प्रॉपर्टी है, सी की प्रॉपर्टी है, लेकिन बी की प्रॉपर्टी नहीं है। बस ये जो बाहर वाले स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ है, ये यहाँ पर ओनली वर्ड के साथ आ जाता है या हमें एक एरिया रेस्ट्रिक्ट कर देता है जो कि स्मॉल जी वाला है। लेकिन अगर सिंपली ए एंड बी, सिंपली बी एंड सी और सिंपली सी एंड ए के बारे में अगर बात होगी तो यहां पर हम जी भी साथ में लेंगे, दैट इज डी प्लस जी, ई प्लस जी और एफ प्लस जी जो है वो भी यहां पर हम साथ में लेंगे। तो आप यहां पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको ए एंड बी और ओनली ए एंड बी दोनों के बारे में यहां पर चीजें पता। चलिए तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है वो देखते हैं। सो
यहां पर जो है एग्जैक्टली टू सेट्स के बारे में बात की जा रही है। सो एग्जैक्टली टू सेट्स जो है उसका मतलब क्या होगा कि दो सेट्स की प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है या दो सेट वाले एरिया का जो इंटरसेक्शन होगा, हम उसकी यहां पर बात करने वाले हैं। और यहां पर क्योंकि जब एग्जैक्टली वर्ड लिखा हुआ है एग्जैक्टली टू सेट्स, तो यहां पर अगर कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसमें दो से ज़्यादा या दो से कम सेट वाली वैल्यू होगी तो हम उसको हटा देंगे। हमें सिर्फ दो सेट वाली वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो अगर मैं सिंपली ए और बी ये दो प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो आता है डी और जी। वो इसका इंटरसेक्शन क्या आता है, ध्यान से देखिए, ए और बी का डी और जी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो G वाला एरिया है ये C के अंदर भी आता है, ये C के अंदर भी आता है, तो मैं इसको जो है रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 की जगह ये जो G वाला एरिया ये क्या बन गया, एग्जैक्टली 3, क्योंकि इसमें C वाली प्रॉपर्टी भी आ गई है। और जब C वाली प्रॉपर्टी आ गई है तो वो हमें हटाना पड़ेगा अगर मुझे एग्जैक्टली 2 सेट्स वाली वैल्यू चाहिए तब। तो यहां पर जो मेरा D है, सिर्फ D मतलब G को छोड़ के, ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है उसमें से मैंने क्या किया, मैंने यहां पर G को छोड़ दिया। तो जब G को छोड़ा तो सिंपली क्या बचा, D। तो जब मैंने बोला कि A एंड B अगर मैं बात करता हूं तो उसका मतलब होता है D प्लस G। लेकिन जब मैं बोलता हूं ओनली A एंड B तो इसका मतलब होता है A और B के अलावा कोई और नहीं। तो यहां पर सिंपली क्या बचेगा, D। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा एग्जैक्टली जब हम टू सेट्स की बात करेंगे तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका D आ जाएगा। उसके अलावा और भी वेरिएबल आएंगे बट D जो है वो एग्जैक्टली टू सेट वाली वैल्यू है। तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर जो है हमें D वैल्यू मिल गई है कि जो D है वो एग्जैक्टली टू सेट वाली है। सेम वैसे ही ये जो F है ये भी एग्जैक्टली 2 वाली है और E जो है वो भी एग्जैक्टली 2 सेट वाली जो है वो वैल्यू है। वहीं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c जो था वो आपकी एग्जैक्टली 1 सेट वाली वैल्यू है, एग्जैक्टली 1 सेट वाली वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये जो बीच में G है, G का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो G है ये आपका जो है यहाँ पर एग्जैक्टली 3 सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एग्जैक्टली 3 सेट को ये रिप्रेजेंट करेगा। सो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एग्जैक्टली 1 सेट, D, E और F एग्जैक्टली 2 सेट क्योंकि यहां पर दो दो एरिया का इंटरसेक्शन है और G वाला जो एरिया है वहां पर 3 सेट का इंटरसेक्शन है, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, वहां पर एग्जैक्टली 3 सेट्स की प्रॉपर्टी होंगी। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें एग्जैक्टली 2 सेट्स जब हमने बोला है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, D प्लस E प्लस F, ये हमारी हो जाएगी एग्जैक्टली 2 सेट्स। तो ये तो हो गया हमारा एग्जैक्टली 2 सेट जो कि D, E और F है। फिर हमने यहां पर क्या देखा कि अगर मैं बोलता हूं A, B एंड C, इसका मतलब क्या होगा, तीनों की प्रॉपर्टी मुझे साथ में चाहिए। और जब तीनों की प्रॉपर्टी चाहिए तो तीनों का एरिया जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता होगा वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी तीनों का कॉमन पॉइंट या तीनों की प्रॉपर्टी जिस भी मैं बोलूँगा कि लोगों में होगी, वो लोग कहाँ पर लाई करेंगे या वो जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा जिसमें तीनों की प्रॉपर्टी हो, तो वो एरिया होगा तीनों का इंटरसेक्शन वाला एरिया जो कि आपका क्या है, जो कि है G। तो यहां पर देखिए A, B एंड C मतलब होगा ऑल द 3, तीनों की प्रॉपर्टी, या ओनली A, B, C भी बोला जाए तो भी चलेगा क्योंकि वैसे यहां पर कोई और D, E, F नहीं है, मतलब कैपिटल D कोई चौथा या पांचवा सेट नहीं है। तो ओनली वर्ड आप यूज करें या ना करें 3 सेट्स के लिए, यहां पर उसकी वैल्यू G ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसको हम लोग एग्जैक्टली 3 सेट्स भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली 3 सेट्स भी बोल सकते हैं, किसको, A, B एंड C को, और इसकी वैल्यू स्मॉल g जो है वो कहलाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, नन अमंग A, B एंड C, मतलब A, B, C तीनों की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो तीनों के एरिया के जो बाहर वाला एरिया होगा वो एरिया कहलाएगा नन अमंग A, B एंड C। ठीक है, सो ये कौन सा हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा आपका N वाला, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो बाहर वाला एरिया है, यहाँ पर कौन लोग होंगे, यहाँ पर जो है
n वाले लोग होंगे, n मतलब जिसमें ना a की प्रॉपर्टी होगी, ना b की होगी, ना c की प्रॉपर्टी होगी। कौन? ये जो a की, ये कैपिटल B और कैपिटल C की जो प्रॉपर्टी है वो इस एरिया में नहीं होगी। तो यहाँ वो लोग, यहाँ पर वो लोग आएंगे, या इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे कि जिसमें A, B और C तीनों की प्रॉपर्टी ना हो। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से। तो फिर से मैं बता देता हूं, एग्जैक्टली वन मतलब एग्जैक्टली वन सेट स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। एग्जैक्टली टू सेट मतलब स्मॉल d प्लस स्मॉल e प्लस स्मॉल f। और एग्जैक्टली थ्री सेट मतलब स्मॉल g। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आ जाता है आपका एटलीस्ट वन सेट, कम से कम एक सेट। अब कम से कम एक चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो भी लिमिट है वहां तक हम जा सकते हैं। तो कम से कम एक की जब हम बात कर रहे हैं तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं हम? 3 तक जा सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली 1 भी चलेगा, एग्जैक्टली 2 भी चलेगा और एग्जैक्टली 3 भी चलेगा। कब? जब हम बात करेंगे एटलीस्ट 1 की। जब हम बात करेंगे एटलीस्ट वन सेट की, इसका मतलब होगा कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा जितने यहां पर अवेलेबल है। सो एटलीस्ट वन सेट में ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली 1 वाले भी, एग्जैक्टली 2 वाले भी और एग्जैक्टली 3 वाले भी यहां पर हमें चाहिए होंगे। अगर हम यहां पर एट मोस्ट वर्ड यूज कर लेते हैं, मान लीजिए मैं बोलता हूं एट मोस्ट टू अगर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हमें 0 वाले भी चलेंगे, 1 वाले भी चलेंगे और 2 वाले भी चलेंगे, क्योंकि एट मोस्ट 2 का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा 2 सेट वाले प्रॉपर्टी वाले लोग, या उस एरिया की हम बात करेंगे जिसमें 2 सेट्स का इंटरसेक्शन हो। तो यहां पर हमने क्या बोला? एग्जैक्टली 2 सेट वाले भी आ जाएंगे, एग्जैक्टली 1 सेट वाले भी आ जाएंगे और एग्जैक्टली 0 सेट वाले भी आ जाएंगे, मतलब नन वाला जो कि स्मॉल n है। सो एट मोस्ट वर्ड भी यूज किया जा सकता है, एटलीस्ट वर्ड भी यूज किया जा सकता है। ये दोनों हमें जो है अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो यही वर्ड का यूज किया जाएगा, या इन्हीं वर्ड को यूज करके वहां पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, सेंटेंस बनाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 1। इस तरीके से जो है वहां पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हम उसको पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि अगर सेट गिवन है और इस तरीके से 3 वेरिएबल्स की जब हम बात करेंगे तो क्या क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या वो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और हमें उन वर्ड को पढ़ के किन एरिया पर फोकस करना है, किन एरियाज़ की वैल्यू को पिक करके जो है आंसर करना है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तभी तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, जब एटलीस्ट 1 सेट की बात की है तो यहां पर एग्जैक्टली 1 जो है वो क्या हो जाएगा? आपका A B C हो जाएगा एग्जैक्टली 1 वाले, D E F हो जाएगा एग्जैक्टली 2 वाले जो कि हमने यहां पर देखा था, और एग्जैक्टली 3 हो जाएगा आपका G वाला। सो एटलीस्ट 1 सेट में ध्यान से देखिए, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, मतलब ये पूरा एरिया आ गया A B C D E F G तक। बस क्या छूट गया? आपका N यहाँ पर छूट गया। मतलब इस पूरे डब्बे की, इस पूरे सेट की जो वैल्यू थी वो म्यू थी। अगर मैं म्यू में से ये स्मॉल n को रिमूव कर दूं तो मुझे जो है यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जानी है? मुझे यहाँ पर ये पूरी वैल्यू मिल जानी है। अगर मैं क्या कर दूं, मैं म्यू में से n को रिमूव कर दूं तो मुझे ये पूरी वैल्यू मिल जानी है, जो कि किसके बराबर है? जो कि एटलीस्ट 1 सेट के बराबर है, म्यू माइनस n। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर म्यू माइनस n लिखी हुई है, क्योंकि म्यू मतलब दिस कंप्लीट सेट, इसमें से हमने नन वाले हटा दिए, मतलब जिसमें एक भी सेट की प्रॉपर्टी ना हो, और जो रिमेनिंग रहेगा वही कहलाएगा आपका एटलीस्ट 1 सेट। सो ये आपका हो गया, यहाँ पर क्या हमें मिल गया? एटलीस्ट 1 सेट वाले, जिसमें से हमने टोटल में से स्मॉल n को रिमूव कर दिया। अब अगर एटलीस्ट 2 सेट बोला जाए, कम से कम 2 सेट, सो कम से कम 2 सेट मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। तो कम से कम 2 वाले कौन हो जाएंगे? D E F।
कम से कम कम से कम बोल रहा हूं मैं, मतलब 2 सेट वाले हो जाएंगे DEF, 3 सेट वाले हो जाएंगे स्मॉल g। तो यहां पर ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली 2 वाले हमें चाहिए होंगे, एग्जैक्टली 3 वाले हमें चाहिए होंगे, एग्जैक्टली 2 की वैल्यू DEF है और एग्जैक्टली 3 की वैल्यू जो है वो आपकी यहां पर g है। तो इस तरीके से जो है यहां पर एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड यूज किया जाएगा और हमें वहां से वही वैल्यू उठानी है जिसकी यहां पर बात की जाएगी, या तो एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 जब एटलीस्ट 2 सेट की बात की जाए, जब एटलीस्ट 1 सेट की बात की जाए तो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, यहां पर तीनों का हम सम करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमें सबका एडिशन करना पड़े। अगर एग्जैक्टली 1 सेट बोला गया है तो अगर मुझे टोटल और n की वैल्यू पता है तो भी मैं आंसर निकाल सकता हूं, क्योंकि टोटल में से n माइनस करोगे तो a प्लस एंड सो ऑन g तक आपको वैल्यू जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, सिंपली म्यू माइनस n करके। नेक्स्ट यहां पर ध्यान से देखिए, एटलीस्ट जब 3 सेट्स बोला जाएगा तो एटलीस्ट 3 सेट मतलब कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जो हमारी लिमिट है यहां पर, और लिमिट क्या है 3 ही है, तो दैट मीन्स हम सिर्फ 3 सेट्स की बात करेंगे। सो यहां पर एग्जैक्टली 3 को ही हम पिक करेंगे और एग्जैक्टली जब 3 को पिक करेंगे इसका मतलब हम सिंपली स्मॉल g को पिक करेंगे और यहां पर आंसर दे देंगे। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें तो अब आ गई है बात एटमोस्ट की, जो मैंने अभी आपको बताया था। एटमोस्ट 1 सेट का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 सेट, और ज्यादा से ज्यादा 1 सेट कैसा होगा कि भाई सबसे पहले हम यहां पर 0 वाला केस लेंगे और फिर 1 वाला केस ले लेंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा 1 है, देखिए टोटल अवेलेबल क्या होते हैं, 0 सेट वाला भी, 1 सेट वाला भी, 2 सेट वाला भी, 3 सेट वाला भी। ज्यादा से ज्यादा 1 मतलब यहां से लेके यहां तक 0 वाला और 1 दोनों चलेगा। 0 वाला मतलब ये नन वाला मतलब ये हो गया n, ये हो गया आपका 0 वाला, और एग्जैक्टली 1 वाला क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी एटमोस्ट 1 सेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस n। और जब एटमोस्ट 2 सेट की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, ज्यादा से ज्यादा 2 सेट, तो हम कहां तक जाएंगे 2 तक जाएंगे। सो 0, 1 और 2 तीनों चाहिए होगा, तो एग्जैक्टली 0 भी चाहिए, एग्जैक्टली 1 भी चाहिए, एग्जैक्टली 2 भी चाहिए। आपका नन वाला हो जाएगा n, एग्जैक्टली 1 वाला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और एग्जैक्टली 2 वाला हो जाएगा DEF। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें सब वेरिएबल्स हैं, सिर्फ g नहीं है, तो हमने अगर टोटल में से g को हटा दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एटमोस्ट 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिंपल रिलेशन है। सिंपल रिलेशन क्या है यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस f प्लस जी प्लस n, मतलब मैंने यहां पर सारे अंदर के वेरिएबल्स को ऐड कर दिया, तो ये किसके बराबर होंगे, ये आपके म्यू के बराबर हो जाएंगे। मतलब ये जो म्यू है ये इस बॉक्स की वैल्यू है, और इस बॉक्स के अंदर ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये सारे एरियाज हैं, तो इनका जो सम होगा ये किसके बराबर होगा, ये म्यू के बराबर ही यहां पर होगा। सो यहां से हमने एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों समझ लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल लेके हम यहां पर ए बी और सी सेट को क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन कैसा बनेगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अब यहां पर हम लोग जो है मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये रहा हमारा म्यू वाला सेट, ये हमारा रहा म्यू सेट की हम बात कर रहे हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं। सो हम यहां पर जो है बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल्स की। ये 3 वेरिएबल्स हैं, हम यहां पर 3 टाइप के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर 3 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। यहां पर ये जो पहला वाला सेट है जिसको मैंने ए बोल दिया है, ये है वो लोग जो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं। ये वो लोग हैं इस क्लास के, मान लीजिए मैंने बोल दिया इस क्लास में म्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, इस क्लास में म्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं, उनमें से ए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, हिंदी बोलते हैं। फिर मैंने बोला कैपिटल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें बी वाली जो वैल्यू है वो है कि इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, कैपिटल बी, इतने लोग इस क्लास में इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर इंटरसेक्शन जो देखेंगे, ये इंटरसेक्शन हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि हमने जैसा कि देखा था क्या क्या केसेस बन सकते हैं जब हम 3 सेट्स की बात करते हैं। तो हमने देखा था कि
ए वाली प्रॉपर्टी हो, बी और सी वाली ना हो। फिर हमने देखा था सिर्फ बी वाली प्रॉपर्टी हो, ए और सी वाली ना हो। सिर्फ सी वाली प्रॉपर्टी हो, ए और बी वाली ना हो। फिर दो दो प्रॉपर्टी हो, जैसे कि डी ई एफ है। फिर तीनों प्रॉपर्टी हो, जो कि आपका जी हो जाता है। और तीनों ही प्रॉपर्टी ना हो तो आपका वहाँ पे एन हो जाता था। सो यहाँ पर जो है टोटल मिला के ए से लेके जी 7 एरियाज और एन को मिला के टोटल आपके 8 एरियाज यहाँ पर डिफरेंट या 8 डिफरेंट केसेस बनते हैं। सो सी आपने बोल दिया कि सी जो है ये वो लोग हैं जो लोग संस्कृत बोलते हैं। जो लोग क्या बोलते हैं? जो लोग संस्कृत बोलते हैं। अब स्मॉल यहाँ पर एरियाज को मैं नाम दूंगा स्मॉल अल्फाबेट से, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये हो गया डी ई एफ, ये हो गया आपका जी और ये हो गया आपका एन। सो यहाँ पर डिफरेंट ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एरियाज हैं। ये डिफरेंट 8 एरियाज अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी और स्मॉल एन। ये एग्जैक्टली आपको क्या बताते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मॉल ए की। स्मॉल ए वो एरिया है जो कि हिंदी से बिलोंग करता है। ये ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं लेकिन वो ना संस्कृत बोलते हैं और ना ही इंग्लिश बोलते हैं। मतलब हमने यहाँ पर संस्कृत वाला कैपिटल ए में से संस्कृत वाला एरिया हटा दिया, इंग्लिश वाला एरिया हटा दिया। ये स्मॉल ए वो एरिया है जो कि सिर्फ क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, हिंदी के अलावा कुछ और नहीं बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली हिंदी की। किसकी बात कर रहे हैं? ओनली हिंदी की। ओनली हिंदी की बात कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसमें सेट ए की प्रॉपर्टी है लेकिन सेट बी और सेट सी की प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है। फिर हमने बात की स्मॉल बी की। स्मॉल बी वो एरिया है जो कि इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं लेकिन वो हिंदी नहीं बोल सकते और संस्कृत नहीं बोल सकते, मतलब वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो स्मॉल बी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश हो जाएगा मतलब ये हिंदी नहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं और संस्कृत भी नहीं बोल सकते। स्मॉल सी की बात करें तो ये वो एरिया है, ये वो लोग हैं जो संस्कृत बोल सकते हैं लेकिन हिंदी नहीं और इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, मतलब ये हैं ओनली संस्कृत। ये हैं आपके ओनली संस्कृत बोलने वाले लोग। तो ये ए भी नहीं बोल सकते मतलब हिंदी भी नहीं बोल सकते, ये इंग्लिश भी नहीं बोल सकते लेकिन संस्कृत जो है वो यहाँ पर बोल सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो कि है स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ। स्मॉल डी को अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉल डी वो एरिया है जिसमें हिंदी बोलने वाले लोग भी हैं, मतलब हिंदी वाले एरिया में आता है वो, और साथ ही साथ वो इंग्लिश बोलने वाले एरिया में भी आता है। वो संस्कृत बोलने वाले एरिया में नहीं आता है, मतलब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अगर मैं सिंपली बोल दूं हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स कौन है, तो हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट तो D+G है। लेकिन अगर मैं बोल दूं ओनली हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स कौन है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऐसे स्टूडेंट्स के नाम नंबर या नाम बताइए जिन्हें सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश आती है, कोई और तीसरी लैंग्वेज ना आती हो। मतलब मैं थर्ड लैंग्वेज को अगर हटाता हूं तो हमें ओनली वर्ड जो है वहां पर यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? यहां पर मैं बोलूंगा ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। ओनली हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब ये होगा कि ये लोग हिंदी बोलते हैं, ये लोग इंग्लिश भी बोलते हैं लेकिन ये लोग संस्कृत नहीं बोलते हैं। स्मॉल ई को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैपिटल बी और कैपिटल सी का इंटरसेक्शन है बट कैपिटल ए उससे बाहर है, मतलब ये इंग्लिश और संस्कृत का इंटरसेक्शन है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि ये ओनली इंग्लिश एंड संस्कृत जो बोलने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो है ई। और यहां पर अगर मैं कैपिटल सेट के टर्म्स में बात करूं तो ये वो लोग हैं जो कि हिंदी नहीं बोल सकते लेकिन इंग्लिश और संस्कृत बोल सकते हैं। स्मॉल एफ की बात करूं तो ये इंटरसेक्शन है कैपिटल ए और कैपिटल सी का, और इसमें कैपिटल बी जो है वो बाहर है।
मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं, बट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली हिंदी एंड संस्कृत, ओनली हिंदी एंड संस्कृत। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये लोग जो हैं, अगर मैं बात करता हूं, ये हिंदी बोल सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। फिर जी की जब मैं बात करूं तो जी वो लोग हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ संस्कृत भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो तीनों एरिया के कॉमन पॉइंट्स पर जो है जी वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो इनमें तीनों सेट की जो है वो प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर मैं बोल सकता हूं हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें तीनों लैंग्वेज आती है या तीनों लैंग्वेज ये बोलते हैं। स्मॉल एन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। इसका मतलब यहां से ए, बी और सी ये तीनों ही लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। ये तीनों लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो वो कौन लोग हैं, ये एन लोग हैं जो कि इन तीनों लैंग्वेज वाले एरिया में लाई नहीं करते हैं। इसका मतलब इनको तीनों लैंग्वेज नहीं आती है। फिर हमने देखा कि ए से लेके एन तक अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो ये लोग कौन हो जाएंगे, ये सभी लोग जो हैं वो म्यू के बराबर हो जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज, सॉरी यहाँ पर जो है एन को भी तो ऐड करना पड़ेगा। सो जी प्लस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू। म्यू मतलब ये ग्रैंड टोटल जिन सारे स्टूडेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा था कि ये जो ए बी सी है, ध्यान से देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सेट पर टिक लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये आपके एग्जैक्टली वन लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं। डी ई एफ की बात करें तो ये एग्जैक्टली टू लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं। जी की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, ये एग्जैक्टली 3 लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो ये 0 लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं। तो ये ए बी सी जो है ये 1 लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं। डी ई एफ जो है ये टोटल 2 लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं। जी जो है वो 3 लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं। और एन जो है वो 0 लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं। और जब मैंने इनका सम किया तो ये किसके बराबर आ गया, ये आपका यहाँ पर म्यू के बराबर जो है वो आ गया। तो एग्जैक्टली 1 आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली वो क्या है, एग्जैक्टली 2 भी आ गया, एग्जैक्टली 3 भी आ गया और 0 भी आ गया। तो यहाँ पर ये स्मॉल वेरिएबल्स का रिलेशन है म्यू के साथ, और साथ ही साथ एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 क्या है, ये हमने स्मॉल वेरिएबल्स के टर्म्स में देख लिया है। अब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, वो जो यूनियन और इंटरसेक्शन वाला साइन है हम उसके साथ भी फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे। बट इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन फिर हम जो है नेक्स्ट इसके आगे वाले पार्ट को देखेंगे। चलिए अब हम जो है यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है, इनका आपस में क्या रिलेशन जाएगा तो वो हम समझते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये जो रिलेशन है स्मॉल ए स्मॉल बी वाला, इसको हम इसके उसी को जो कैपिटल ए वाला है उसको यहाँ पर रिलेट करते हुए लाएंगे और हम ये म्यू के बराबर ही उसको पहुँचाएंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए जो नीचे लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एन जो है वो म्यू के बराबर है। या मैं इस म्यू में से इस एन को माइनस कर दूं तो म्यू माइनस एन की वैल्यू ए से लेके जी तक के सम की होती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी को यहाँ पर ऐड कर दूँ, मैं सिंपली अगर ये निकालना चाहता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है ए और बी और सी। और ए और बी और सी का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम इसमें एक जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेट की, और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों भी चलेंगे। और का मतलब जैसे कि हम लोगों ने ए और बी में क्या देखा था,
जब हमने ए और बी देखा था तो ए और बी का मतलब क्या था कि ए अकेला चलेगा, बी ना हो चलेगा, बी हो ए ना हो ये भी चलेगा, और ए और बी दोनों हो ये भी चलेगा। लेकिन क्या नहीं चलेगा यहाँ पर कि ए और बी दोनों ना हो, मतलब हम एन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, हम जीरो वाले केस को यहाँ पर नहीं लेते हैं। हम कौन सा केस लेते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर 1 + 2 + 3 एग्जैक्टली 1 वाले भी चाहिए हमें, एग्जैक्टली 2 वाले भी चाहिए हमें, एग्जैक्टली 3 वाले भी चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पर सी को इंक्लूड कर दूंगा सो मुझे यहाँ पर तीनों में से एक हो ये भी चलेगा, यहाँ पर मेरे पास ए ना हो, बी हो और सी ना हो ये भी चलेगा, और तीसरा यहाँ पर सी हो, बी और ए ना हो ये भी चलने वाला है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि भाई दो दो वाले अगर हम बात करें तो ए और बी दोनों हो, सी ना हो ये चलेगा, ए बी और सी में ए और सी दोनों हो, बी ना हो ये भी चलेगा, और फिर अगर हम बात करें ए बी सी में कि बी और सी हो, ए ना हो ये भी चलेगा, और लास्ट जो है वो क्या चलेगा कि ये तीनों हों, दैट इज एग्जैक्टली 3 वाले हों। तो ये एग्जैक्टली 3 वाले हो गए, एग्जैक्टली 2 वाले हो गए, एग्जैक्टली 1 वाले हो गए। हमें जीरो वाला केस नहीं लेना है जो कि है एन वाला। तो ए और बी और सी का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है एटलीस्ट 1, तीनों में से कम एक तो होना ही चाहिए, तीनों में से कम एक तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि जब एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 वाले मुझे चाहिए हैं सेट की वैल्यूज़, या मुझे उन एरियाज़ की वैल्यूज़ चाहिए, या वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग चाहिए हैं जो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज बोलते हैं, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज बोलते हैं और एग्जैक्टली 3 लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब मुझे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज बोलने वाले, 2 लैंग्वेज बोलने वाले और 3 लैंग्वेज बोलने वाले। मतलब मुझे ए से लेके जी का सम निकालना है। तो जब मैं ए और बी और सी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक और क्या लिख देता हूँ कि ये जो है एटलीस्ट 1 के बराबर होता है। सो ए और बी और सी जो है, या ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, वो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसके बराबर होगा। अगर मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इन 3 सेट को डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, कैपिटल ए को, कैपिटल बी को और कैपिटल सी को। सो कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो क्या है? वो है ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। कैपिटल बी की अगर आप वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा आपका बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, और कैपिटल सी की अगर आप वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा स्मॉल सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर मुझे क्योंकि क्या चाहिए, ए बी सी डी ई एफ चाहिए, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। मैंने यहाँ से इसको लाइन से लिख लिया ए प्लस बी प्लस सी। ये मेरा डी जो है वो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितनी बार दिया हुआ है? 2 बार दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 2D। फिर हमने देखा कि ई जो है वो भी आपका यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, ई जो है वो आपका यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, तो 2E हो गया। सेम एफ जो है वो यहाँ पर आपका 1 बार और ये 2 बार दिया हुआ है, 2F हो गया। और जी को अगर आप ध्यान से देखें तो जी जो है 1, 2 और 3, ये जी जो है वो 3 टाइम्स हो गया। हमें तो चाहिए था ए बी सी डी ई एफ जी तीनों एक एक बार, लेकिन यहाँ पर ए बी सी तो एक एक बार है, बट डी ई एफ एक एक एक्स्ट्रा हो गया और जी तो है 2 जी एक्स्ट्रा हो गए। तो मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, मुझे एक डी और एक जी सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान से देखिए मुझे ये वाला एरिया चाहिए जिसमें डी और जी है। मतलब मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो वो होता है आपका, माइनस कर दूंगा मैं ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम लोग बोलते हैं ए एंड बी भी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो होती है आपकी डी प्लस जी। जो आपका बी इंटरसेक्शन सी होगा, उसकी वैल्यू होगी ई प्लस जी। और जो आपका ए इंटरसेक्शन सी होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ प्लस जी। ये जो इंटरसेक्शन है हम इसको रीड करते हैं ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी है, तो वो कौन लोग हैं? डी और जी। मैं ओनली ए एंड बी बोलता तो सिंपली डी आता, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए एंड बी की, जिसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी।
जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी यहां से माइनस किया तो ध्यान से देखिए एक डी और एक जी गायब हो जाएगा, तो इसमें से एक डी गायब हो गया और एक जी यहां से गायब हुआ, तो यहां पर बचा 2g। फिर हमने माइनस कर दिया माइनस बी इंटरसेक्शन सी, मैंने बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया, मतलब एक ई गायब हो गया और एक जी और गायब हो गया, अब बचा एक जी। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया, तो माइनस ए इंटरसेक्शन सी मैंने माइनस कर दिया, तो एक एफ गायब हो गया और एक जी गायब हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो अब मेरे पास कितना बचा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बचा है, लेकिन जी जो है वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो मुझे जी चाहिए, तो देखिए सिर्फ जी लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो ए बी और सी तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, मतलब मुझे यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का जो इंटरसेक्शन है हम उसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी, जो कि ध्यान से देखिए एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तीनों का जो सम है उसके बराबर आपका हो जाएगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू है कैपिटल ए बी सी के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस करना है तीनों के इंटरसेक्शन को। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं इसको हटा के, सो दैट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये जो फॉर्मूला आया है वो क्या है। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन आपको पता है वो एंड वाला होता है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। तीन चीज़ों को माइनस करना है और लास्ट में एक को क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ से हमको स्मॉल जी को जो है वो ऐड करना था। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर फाइनली बन गया है और उसकी जो वैल्यू है अगर हम स्मॉल वेरिएबल्स के टर्म्स में देखें तो वो क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ और जी के बराबर, और इसको हम लोग ए और बी और सी भी बोल सकते हैं, या हम इसको एटलीस्ट 1 सेट भी बोल सकते हैं जिसमें हमारे एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 सेट वाली वैल्यूज हम यहां पर लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है इस पूरे हमारे यूनिवर्सल सेट को और जो 3 सेट थे उनमें आपस में क्या रिलेशन है, उनके आपस में एरियाज में क्या रिलेशन है, वो हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एटमोस्ट एटलीस्ट हम लोगों ने ध्यान से देख लिया था। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एटमोस्ट 3 सेट्स की बात हो रही है। सो एटमोस्ट 3 सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 सेट, ज्यादा से ज्यादा 3 सेट मतलब 0 1 2 3 सेट हमारे पास है, ज्यादा से ज्यादा 3 सेट मतलब हम 3 सेट तक जाएंगे, मतलब हम 0 1 2 3 सबके बारे में बात करेंगे। और जब हम सबके बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये म्यू के बराबर होगा और इन 8 डिफरेंट एरियाज के सम के बराबर होगा। मतलब ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 और 0 हमने यहाँ पर सभी को ऐड कर दिया और सभी को ऐड करने पर ये किसके बराबर आ गया, ये म्यू के बराबर आ गया और ये एटमोस्ट 3 सेट्स के बराबर है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की जो वैल्यू है वो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुई, अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2d 2e 2f और 3g। सो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को अगर हम ऐड कर रहे थे तीनों को तो वहां पर ए बी सी तो एक एक बार आया था, बट डी ई एफ का कोफिशिएंट 2 आ गया था और जी का कोफिशिएंट जो है वो वहां पर 3 आ गया था। फिर हम लोगों को क्योंकि सिंगल कोफिशिएंट चाहिए था यूनियन के लिए, तो हम लोगों ने वहां पर क्या किया, इंटरसेक्शन वाला माइनस किया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन है, ताकि ये जो कोफिशिएंट था डी ई एफ का वो सिंगल सिंगल हो जाए। बट यहाँ पर जी जो था वो बिल्कुल गायब हो गया था, तो हमें एक जी को ऐड करने के लिए तीनों का इंटरसेक्शन वाला ऐड करना पड़ा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमने जैसे ही ऐड किया तो हमें मिल गया था स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई थी। सो यहाँ पर रिलेशन देखने को मिल रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जो है ये एग्जैक्टली 1 के बराबर है, एग्जैक्टली 1, 2 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 2 और 3 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 3।
या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर ब्रेक कर दें तो ध्यान से देखिए exactly 1 exactly 2 exactly 3, यहाँ पर एक exactly 2 बच गया और एक यहाँ पर 2 टाइम्स exactly 3 बच गया, तो उसको अलग से लिख दिया। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, exactly 1 exactly 2 exactly 3 जो है हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 मतलब दिस इज माई A यूनियन B यूनियन C। कहाँ तक, exactly 1 exactly 2 exactly 3 जो है वो A यूनियन B यूनियन C के बराबर है, प्लस एक्जैक्टली 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्जैक्टली 3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड यहां पर हम उसको थोड़ा सा चेंज करते जा रहे हैं। ये जो एटलीस्ट 1 हमने यहां पर लिखा हुआ है वो उसको वैसे ही लिखे रहने दिया। एक्जैक्टली 2 को एक्जैक्टली 3 को भी ब्रेक कर दिया मैंने, एक्जैक्टली 3 को यहां लिख दिया और एक्जैक्टली 3 को यहां लिख दिया। एक्जैक्टली 2 और एक्जैक्टली 3 का सम जो होता है वो एटलीस्ट 2 के बराबर होगा और एक्जैक्टली 3 जो है वो एटलीस्ट 3 के बराबर होगा। मतलब कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का जो सम है वो आपका एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 और एटलीस्ट 3 के जो है वो बराबर यहां पर होगा। एटलीस्ट 1 प्लस एटलीस्ट 2 प्लस एटलीस्ट 3 के बराबर होगा क्या, तीनों सेट की वैल्यू का सम। मतलब ये तीनों जो बड़े बड़े सेट हैं इनके वैल्यू का जो सम है वो उसके बराबर होगा। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट जो है वो स्मॉल वेरिएबल एक्जैक्टली 1 क्या होते हैं, एक्जैक्टली 2 क्या होते हैं, एक्जैक्टली 3 क्या होते हैं। तो एक्जैक्टली 1 क्या होते हैं, एक्जैक्टली 1 आपके जो है वो स्मॉल a प्लस बी प्लस सी होता है। एक्जैक्टली 2 जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल d प्लस ई प्लस एफ और एक्जैक्टली 3 जो होते हैं वो होते हैं आपके स्मॉल g। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, स्मॉल g एक्जैक्टली 3 हो गया, ये आपका d प्लस ई प्लस एफ हो जाता है, ये आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। ये जो आपको स्मॉल वेरिएबल्स हैं ये आपको एक्जैक्टली 1 क्या होता है, एक्जैक्टली 2 क्या होता है, एक्जैक्टली 3 क्या होता है, ये अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे A यूनियन B यूनियन C की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो फॉर्मूला हमने देख लिया है, रिलेशन क्या है, 2 वेरिएबल्स का भी देख लिया था। 2 वेरिएबल्स का जो रिलेशन था वो यहाँ पर क्या था कि अगर हमने जब A यूनियन B की बात की थी तो वो A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B था, ये हमारा 2 वेरिएबल का फॉर्मूला था। और जब हमने 3 वेरिएबल का फॉर्मूला देखा तो उसमें क्या हो गया था कि A यूनियन B यूनियन C जो है वो A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C और माइनस C इंटरसेक्शन A और प्लस हमने कर दिया था A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला 3 वेरिएबल्स पर आ गया था और 2 वेरिएबल्स पर जो है वो ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बना था। 2 सेट और 3 सेट जो है उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली है, इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला पार्ट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें आगे क्या लिखा हुआ है, डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ऐसे लोग जो कि हिंदी नहीं बोलते हैं। अगर मेरे लिए ये क्या है, ये हिंदी है, ये मेरे लिए अगर इंग्लिश है और ये मेरे लिए अगर संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, तो अगर ये बोला जाए डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी नहीं बोलने वाले लोग कौन कौन है। हिंदी नहीं बोलने वाले लोग कौन कौन है, ये भी है जो हिंदी नहीं बोलता है, ये भी है जो हिंदी नहीं बोलता है, ये भी है जो हिंदी नहीं बोलता और साथ में इसको नहीं भूलना है। बस गलती यहीं पर हो जाती है कि हम इसको नहीं लेते हैं। तो हिंदी नहीं बोलने वाले लोग ये 3 प्लस ये 4 ये लोग हैं। तो ध्यान से देखिए B, E, C और N इनका सम जो होगा वो ये लोग होंगे जो कि हिंदी नहीं बोलते हैं। सिर्फ हिंदी के सेट के अंदर आने वाले वेरिएबल्स को हम नहीं लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर जो है ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा डज नॉट बिलोंग टू ए वाले लोग। A और B और C मतलब A यूनियन B यूनियन C की जो वैल्यू है वो ध्यान से देखिए एक्जैक्टली 1 एक्जैक्टली 2 और एक्जैक्टली 3 का जो सम होगा वो उसके बराबर होगा। और ये एटलीस्ट 1 जो होता है हम इसी को एटलीस्ट 1 भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एटलीस्ट 1 भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला मैं बार बार बता चुका हूँ, A यूनियन B यूनियन C का वो हो जाता है कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A, यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको हम लोग, ये हो जाएगा माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A और प्लस करना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन आपका C। A और B की अगर हम बात करें तो यहाँ पर A और B का मतलब होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया की हम बात करेंगे, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आएंगे हम उन वेरिएबल्स को यहाँ पर चूज करेंगे।
तो आपको स्मॉल सी और स्मॉल एन के अलावा देखिए सारे वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं। यहाँ पर स्मॉल सी छूट गया, स्मॉल सी छूट गया, ए बी सी छूट गया, डी ई एफ और जी, और साथ में बस एन को यहाँ पर हमने छोड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए और बी का मतलब क्या हो गया, वो एरिया जिसमें ए और बी यहाँ पर है, इंटरसेक्शन वाला भी पॉइंट लेना है, सब कुछ लेना है, लेकिन लेना एक एक बार है, डबल या ट्रिपल बार नहीं लेना है। सेम ए और बी बट नॉट सी, सी नहीं चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि जब ए और बी चाहिए लेकिन सी नहीं चाहिए, तो हम सी वाले एरिया को यहां से रिमूव कर देंगे। सी वाले एरिया को रिमूव किया तो बचा क्या, ए डी और बी बचेगा। क्या बचेगा, यहां बचेगा ए डी और बी, ए बचा, डी बचा और बी बचा, क्योंकि ई एफ जी जो है वो हमने सी वाले एरिया से उठाया था, तो इसको हमने यहां से रिमूव कर दिया, और रिमूव कर दिया तो हमें जो है यहां पर मिल गया ए और बी बट नॉट सी, सी को हटाना था, इसलिए यहां पर हमने 3 वेरिएबल्स को हटाना पड़ा। फिर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी और सी। ए एंड बी और सी का मतलब क्या होगा, ए एंड बी और सी का मतलब ध्यान से देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी हो गया ए एंड बी का मतलब, और मतलब होता है यूनियन, और यूनियन हो गया सी। इसको समझने के लिए देखिए ए एंड बी का मतलब क्या हो गया कि ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन ध्यान से देखिए क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हो गया ए और बी का इंटरसेक्शन, जो कि है डी और जी। और सी, सी के साथ इसको हमें बताना है, तो ध्यान से देखिए हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें चाहिए ये पूरा एरिया, कि इसके साथ हमें सी चाहिए, इसके साथ हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, मतलब हमें डी भी चाहिए, एफ भी चाहिए, जी भी चाहिए, ई भी चाहिए और सी भी चाहिए। मुझे देखिए डी भी चाहिए ऊपर वाला, ध्यान से देखिए, सी हो गया नीचे वाला, एफ हो गया, जी हो गया और ई हो गया। सो ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन डी और जी हो गया था। यूनियन सी के साथ करना था, मतलब और करना था सी के साथ, और करना है मतलब हमें ए इंटरसेक्शन बी वाले तो चाहिए चाहिए, साथ में सी वाले भी चाहिए। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक ही बार लेंगे, हम 2 बार उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी और सी। सो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि बी और सी कौन है। सो बी और सी की अगर हम बात करें ध्यान से देखिए, तो बी और सी कौन हो जाएगा, बी और सी ये वाला हो जाएगा हमारा, ये हो गया बी और सी, बी वाले भी और सी वाले भी चाहिए हमें, बी वाले भी चाहिए और सी वाले भी चाहिए, और ए के साथ इसका इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि ए एंड बोला है तो इंटरसेक्शन चाहिए। ए का इंटरसेक्शन किससे चाहिए हमें, हमें बी यूनियन सी से जो है इसका इंटरसेक्शन चाहिए। सो हमने बी यूनियन सी तो निकाल लिया है, अब इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। सो ध्यान से देखिए ए और बी, सॉरी ए का और बी और सी का जो कॉमन एरिया है वो क्या दिख रहा है आपको, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूं। ए हमारा ये रहा, ये जो मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है और ये जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर कॉमन 3 ही वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, और 3 ही वेरिएबल्स जब कॉमन देखने को मिल रहे हैं तो ध्यान से देखिए ये हो गया डी, ये हो गया जी और ये हो गया एफ। एग्जाम में कभी कभी जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ए एंड बी और सी क्या होगा, या ए एंड बी और सी क्या होगा। तो यहां पर जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाना कैसे है मैंने आपको बता दिया है। एंड मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन, और मतलब होता है यूनियन, और मतलब होता है साथ में उसको लेना है कंबाइंड, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहां पर हमें जो है उनका जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया को पिक करना पड़ता है। और के साथ जो कि यूनियन वाला वर्ड है, या हम सिंपली और बोल दें, इसमें हमें दोनों का एरिया लेना पड़ता है, लेकिन दोनों का अगर कोई कॉमन एरिया भी आ जाता है तो वेरिएबल्स को हम 2 बार नहीं लेते हैं, लेते एक ही बार है। जैसे कि हम लोगों ने जब बोला कि मुझे ए और बी चाहिए तो डी और जी दोनों में आ रहा है, तो डी और जी दोनों में आ रहा है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एक ही बार कि भैया हमें ये वाला अगर एरिया चाहिए है, अगर ये वाला एरिया चाहिए तो इस एरिया में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको एक एक बार हमें ले लेना है, और वो हो जाएगा हमारा ए और बी। अगर ए और बी और सी चाहिए तो तीनों सेट का जो वेरिएबल्स हैं उनको एक एक बार लेना है सभी को, और ये हो जाएगा आपका ए और बी और सी। सो फिर से बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड जो है इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। और को हम यूनियन से डिनोट करते हैं, एंड को इंटरसेक्शन से करते हैं,
और में जो है हम सभी को ले लेते हैं, हम मतलब जो भी उसके एरिया में आता है हम सभी को ले लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है उन दोनों सेट के जो भी कॉमन वेरिएबल्स होते हैं हम उनको यहाँ पर पिक करते हैं। इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में क्लियर हमको बैठा लेना है। तो यहां पर हमारा खत्म हो जाता है थ्योरी वाला पार्ट वेन डायग्राम का, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि 2 वेरिएबल का डायग्राम हमें कैसे बनाना है, 3 वेरिएबल का डायग्राम कैसे बनाना है, वो जो सेट्स हैं हमारे उन सेट्स में छोटे छोटे जो एरियाज डिफरेंट डिफाइन करें हमने, तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, उनसे हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया। अलग अलग एरिया अलग अलग चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करता है, तो हमने वो सारी चीज़ें देखी कि भाई ओनली ए क्या है, ओनली बी क्या है, ए एंड बी क्या है, ए और बी क्या है, एटलीस्ट क्या है, एटमोस्ट क्या है, क्योंकि एग्जाम में जो है इन्हीं टर्म्स को यूज़ किया जाएगा, इन्हीं वर्ड्स को यूज़ किया जाएगा और हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मुझे उनका रिलेशन आपस में एक दूसरे से पता है, कौन से वर्ड में हम कौन से एरिया को लेंगे, तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे, हमारा आंसर हमेशा सही आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ लें तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि आपको सबसे पहले वहां पर जो सेट्स होंगे उन सेट्स की वैल्यूज पता लगानी होगी कि स्मॉल a से लेके g तक या n तक की वैल्यूज क्या क्या, एक एक की सब पहले हमें वैल्यू निकालनी है, फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसके क्वेश्चंस पर आएगा, एमसीक्यू पर आएगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा, तभी आपका ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज होगा और बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पर बहुत ही सीक्वेंस फॉर्म में विद फुल डिटेल जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन पर। आपको करना कुछ नहीं है, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाइए magnetbrains.com, यहाँ पर आपको कोर्सेज दिखेंगे, आप कोर्स पर क्लिक करिए, आपको यहाँ प्लेलिस्ट दिखेगी, आप प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, इस स्क्रीन पर चैप्टर वाइज पूरा वीडियो का यहाँ पर लिंक होगा, लिस्ट होगी सारी, आप क्लिक करके जो है यहाँ पर विंडो आपके सामने ओपन होगा, आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से जो है पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पर एक बार में विदाउट कंफ्यूजन आराम से आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। डेली वीडियो शेड्यूल की बात करें तो एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो है 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM साइंस एंड 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियोस जो है वो अपलोड किए जाते हैं। सो जब अपलोड किए जाते हैं टाइमली आप वॉच करिए ताकि आपका कोर्स जो है वो ऐसे इकट्ठे ना होते चले जाएं, पता चले आप जब बैठें तो आपको 20-50 वीडियोस देखने हो तो वो बहुत लेंदी आपके लिए हो जाएगा। सो डिले मत करिए, जब जब अपलोड होता है तभी आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। सो आप लोगों के लिए पूरा कोर्स 100% फ्री है यहाँ पर अवेलेबल, आप आराम से देखिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और हम बस आपसे इतना सा चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।